नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे की। बताएंगे कि बंगाल में पोस्टर पर कैसे तेज हुई राजनीति, जानेंगे कि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके में कैसे फंसा पेंच, किसानों के आंदोलन का क्या रहा दिन भर का हाल और बुलेटिन के आखिर में बात 1 मार्च से होने वाले बदलाव की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बंगाल चुनाव के लिए वाम कांग्रेस आईएसएफ में गठजोड़ का कल होगा ऐलान। कोलकाता में गठबंधन की होगी बड़ी रैली में ही सीटों के बंटवारे का भी होगा खुलासा। असम में नई संभावनाएं तलाश रहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ लड़ सकते हैं चुनाव। असम में कुल 126 विधानसभा सीटों के लिए होना है चुनाव। इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन, पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन। कहा, खिलौनों में कम से कम करें प्लास्टिक का उपयोग। 19 सैटेलाइट्स को लेकर कल उड़ान भरेगा इसरो का पीएसएलवी C-51। उड़ान की उल्टी गिनती आज से हुई शुरू। 19 सैटेलाइट्स में 5 भारतीय सैटेलाइट भी शामिल। बीईएमएल में हिस्सेदारी बिक्री की समय सीमा 22 मार्च तक बढ़ी। रक्षा, रेल, बिजली, खनन और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में काम करती है कंपनी। सरकार की अभी 54.03% की है हिस्सेदारी। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। राहुल गांधी इस समय केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर हैं। इन राज्यों में चुनाव हैं, इसीलिए राहुल गांधी लगातार रैलियां कर रहे हैं। राहुल के दौरे के बीच में ही कल चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। चुनावों के ऐलान के बाद आज राहुल की तमिलनाडु में रैली थी, जहां उन्होंने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेर लिया। इसके साथ ही राहुल ने संघ को भी आड़े हाथों लिया। तो क्या कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले से ही राज्य में चुनावी हलचल बढ़ी हुई थी। चुनावों का ऐलान होने के बाद इसमें तेजी आ गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तमिलनाडु के तूतीकड़ी के मीनाक्षीपुरम में पहले से ही रोड शो प्रस्तावित था। रोड शो में राहुल गांधी लोगों से मिले और उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। राहुल ने कहा कि पिछले 6 सालों में संघ ने देश का संस्थागत संतुलन बिगाड़ दिया है और ये सब सुनियोजित तरीके से किया गया है। संघ को मुझसे डर लगता है। ये डर इसलिए है क्योंकि मेरे ऊपर किसी भी तरह का दाग नहीं है और इसी डर के कारण बीजेपी के नेता लगातार मुझे निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर देश को बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि सेक्युलरिज्म भारत की संस्कृति और इतिहास है, जिसे बीजेपी और संघ नुकसान पहुंचा रहे हैं। राहुल ने केंद्र सरकार पर तमिल भाषा, तमिल साहित्य और संस्कृति और यहाँ के इतिहास को नुकसान पहुंचाने का आरोप भी लगाया। अभी तो चुनाव प्रचार की शुरुआत है, लिहाजा जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आएगी, राहुल के तेवर और तल्ख होंगे। राहुल गांधी जहां तमिलनाडु में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद से सियासत तेज हो गई है। राज्य में मुख्य मुकाबला टीएमसी और बीजेपी के बीच माना जा रहा है, इसीलिए सड़क से सोशल मीडिया तक लड़ाई भी इन दोनों के बीच ही दिख रही है। टीएमसी की ओर से नारा दिया गया था कि बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। इसके जवाब में बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है, देखिए ये रिपोर्ट। 2019 के लोकसभा चुनावों के साथ ही बीजेपी ने 2021 विधानसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल पर नजरें गड़ा दी थीं, लेकिन राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी की मजबूत घेराबंदी का जवाब बीजेपी नहीं ढूंढ पा रही है। इसके लिए बीजेपी ने टीएमसी में सेंधमारी की रणनीति बनाई। अब विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है, तो राज्य में पोस्टरबाजी तेज हो गई है। चुनाव प्रचार में हर रोज नया मुद्दा निकलकर सामने आ जाता है। टीएमसी की ओर से नारा दिया गया, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, तो इसके जवाब में बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है। बीजेपी के पोस्टर में रूपा गांगुली, देबोश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, भारती घोष, अग्निमित्र पॉल सहित 9 पार्टी नेताओं के फोटो हैं। साइड में ममता बनर्जी का भी फोटो लगा है और कहा है कि बंगाल को बुआ नहीं, अब बेटी चाहिए। बीजेपी के पोस्टर पर तंज कसते हुए टीएमसी ने कहा कि बंगाल को अपनी बेटी पसंद है, तो दूसरी तरफ अब टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट करके कहा कि 2 मई को मेरा पुराना ट्वीट याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में देश के लोकतंत्र को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और राज्य के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं और सही कार्ड दिखाने के लिए दृढ़ हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी की पोस्टर वाली राजनीति पर ममता बनर्जी का कार्ड दिखाते हुए लिखा है कि बंगाल को केवल अपनी ही बेटी चाहिए। पश्चिम बंगाल में भले ही टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला माना जा रहा हो, लेकिन तमिलनाडु में कांग्रेस मजबूत है। राज्य में बीजेपी एआईएडीएमके के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव में उतर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का डीएमके के साथ गठबंधन तय माना जा रहा है। लेकिन इस गठबंधन में सीटों को लेकर पेंच फंस गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में।
तमिलनाडु समेत देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ तमिलनाडु में सियासी हलचल तेज हो गई है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी के नेतृत्व में सत्ताधारी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी AIADMK इस बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर रही है। AIADMK के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पार्टी को सत्ता में वापसी कराना, लेकिन उसके सामने MK स्टालिन के नेतृत्व में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम यानी DMK सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। वहीं कांग्रेस इस बार राज्य में DMK के साथ गठबंधन में चुनावी मैदान में उतरेगी, लेकिन अभी तक DMK और कांग्रेस की सीटों को लेकर बातचीत पूरी नहीं हुई है। सीट शेयरिंग पर गठबंधन को लेकर असमंजस बरकरार है। माना जा रहा है कि इस बार DMK कांग्रेस को 25 सीटें दे रही है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 41 सीट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है। लेकिन DMK इस बार कांग्रेस को ज्यादा सीट देने की मूड में नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस DMK पर दबाव बनाने के लिए राहुल गांधी की ज्यादा से ज्यादा रैली और सम्मेलन तमिलनाडु में करवा रही है। खबरों की माने तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर DMK कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें नहीं देती है तो पार्टी अलग चुनाव लड़ने पर भी विचार कर सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस और DMK में सीटों को लेकर तालमेल होता है या नहीं, या फिर कांग्रेस और DMK अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। तमिलनाडु में कांग्रेस अगर अकेले चुनाव में जाती है तो उसका असर DMK पर पड़ेगा और DMK को चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों में लड़ाई शुरू हो गई है। गठबंधन हो रहे हैं तो रणनीतियां भी तैयार हो रही हैं। लक्ष्य है सत्ता हासिल करना। दूसरी ओर दिल्ली में भी एक लड़ाई चल रही है किसानों की सरकार के साथ। किसानों का लक्ष्य साफ कृषि कानून रद्द करवाना और अपनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला कानून लागू करवाना। इसके लिए किसान लगातार रणनीति बदल रहे हैं। तो अब क्या है किसानों की नई रणनीति, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन को कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर हो रहा है और किसानों की पंचायतें देश भर में हो रही है। 26 जनवरी की घटना के बाद से किसानों ने अपनी रणनीति बदली और दिल्ली के बॉर्डर से अपना ध्यान कम कर देश भर में किसान पंचायतें करने पर फोकस कर दिया। अलग अलग हिस्सों में हो रही महापंचायत में जिस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है, उसकी गूंज संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में साफ सुनाई दे रही है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैचलेट ने शुक्रवार को भारत में किसान आंदोलन से जुड़ी खबरें करने वाले पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की आलोचना की, जिसके जवाब में भारत द्वारा कहा गया कि हमने आंदोलनकारी किसानों के प्रति बेहद सम्मान दिखाया है और कृषि कानूनों पर उनकी चिंताओं को हल करने के लिए उनके साथ लगातार वार्ता कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसान पंचायतों की बात करें तो हरियाणा के सिवानी मंडी परिसर के बाहर किसानों ने एक सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किसान सभा के राज्य सचिव दयानंद पुनिया ने की और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पुलिस और किसानों के बीच हालात भी बिगड़ते हुए दिखाई दिए। वहीं बात अगर दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की करें तो पिछले दिनों कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर शुक्रवार को यूपी गेट पर आंदोलन की कमान पूरी तरह युवा शक्ति के हाथों में रही। युवा और बुजुर्ग किसानों ने सुबह 8 बजे से अगले 24 घंटे का अनशन किया। वहीं परिवर्तन संघ के छात्र छात्राओं ने गीत गाकर आंदोलन को समर्थन दिया। हरियाणा के रोहतक से एक बुजुर्ग किसान मशाल लेकर पैदल ही यूपी गेट पहुंचे। इसके अलावा सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने लंगर के मेन्यू में भी बदलाव कर दिया है। प्रदर्शन स्थल पर मिलने वाली खीर पूरी और पनीर की सब्जी की जगह अब दलिया और राजमा चावल ने ले ली है। किसान संगठनों का कहना है कि धरना स्थल पर किसानों में डिहाइड्रेशन के मामले बढ़ रहे हैं। इसके चलते खाने में बदलाव किया गया है। बात आगे की योजना की करें तो इस आंदोलन को तेज करने और देश भर में इन कानूनों के खिलाफ लोगों को जानकारी देने के लिए एक साइकिल मार्च निकालने की योजना बनाई जा रही है। इस साइकिल मार्च से कन्याकुमारी से कश्मीर तक 8,308 किलोमीटर का सफर पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को कृषि कानून के बारे में जानकारी देना रहेगा। सीमाओं पर डटे किसान रोज नई नई रणनीति बनाकर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। अब किसानों की इन रणनीतियों का सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी।
किसान आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता बनाए रखने पर जोर दे रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार को उनके आंदोलन को कमजोर करने का मौका न मिल पाए। वहीं राजस्थान में भी कांग्रेस खुद को मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। किसान पंचायतों के सहारे कांग्रेस मतदाताओं के बीच तो अपनी पकड़ मजबूत बना ही रही है, साथ ही अपने घर को भी संभालने में जुट गई है। पार्टी में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच फिर से सुलह हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से 36 का आंकड़ा रहा है। सरकार बनने से लेकर गहलोत सरकार के खिलाफ लामबंद होने तक गहलोत और पायलट धुर विरोधी बने रहे। अपने बयानों से भी एक दूसरे को आईना दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है, लेकिन ऐसे में राजस्थान में जो तस्वीर सामने आई उसने सबको चौंका दिया। दरअसल अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक ही हेलीकॉप्टर में नजर आए। ये तस्वीर सामने आने के बाद दोनों के बीच सुलह के कयास लगाए जा रहे हैं। गहलोत और पायलट दोनों बीकानेर के डूंगरगढ़ और चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुई किसान सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस हेलीकॉप्टर में कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन भी सवार रहे। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका था जब दोनों नेता एक साथ नजर आए। खास बात ये भी है कि सचिन पायलट और अजय माकन की दिल्ली में मुलाकात हुई थी, जिसमें कोर्ट से पायलट समेत 19 विधायकों को अयोग्य साबित करने की याचिका वापस लेने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद से ही दोनों नेताओं के बीच सुलह के संकेत मिलने लगे थे। राज्य की 4 विधानसभा सीटों वल्लभनगर, राजसमंद, सहाड़ा और सुजानगढ़ के लिए जल्द ही उपचुनाव होने हैं। उससे पहले कांग्रेस आलाकमान भी चाहता है कि किसान सभा के जरिए बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे। यही वजह है कि दोनों नेता एक साथ किसान सभा में आगे भी नजर आएंगे। गहलोत और पायलट के बीच सुलह से पार्टी के अंदर राहत महसूस की जा रही है, लेकिन देश को राहत मिलने का इंतजार अभी भी हो रहा है। दरअसल स्वास्थ्य मुसीबत की वजह से देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है और अब तो मोदी सरकार की परेशानी और बढ़ने वाली है, क्योंकि राजकोषीय घाटा कम होने की बजाय 12,34,000 करोड़ तक पहुंच गया है। पीएम मोदी ने सत्ता संभालते वक्त कहा था कि देश में विकास लाएंगे, लेकिन आलम यह है कि नाकाम नीतियों की वजह से सरकार ही कंगाल हो रही है। इसलिए तो वो सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंप रही है और अब तो सरकार का खजाना और भी खाली होता जा रहा है। जी हां, राजकोषीय घाटा 12 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। दरअसल पूर्णबंदी की वजह से आर्थिक और कारोबारी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुईं। इससे सरकार की कमाई पर काफी गहरी चोट पड़ी। यही वजह है कि राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो रहा है। आंकड़ों पर गौर करें तो चालू वित्त वर्ष यानी जनवरी के अंत तक केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा 12,34,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सीजीए के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में जनवरी के अंत तक राजकोषीय घाटा 12,34,004 करोड़ रुपए का रहा। यह संशोधित बजट आकलन का लगभग 67.8% है। पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में जनवरी के अंत तक राजकोषीय घाटा संशोधित आकलन के 128.5% के बराबर पहुंच गया था। सीजीए की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के अंत यानी 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 9.5% यानी करीब 18,48,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि सरकार की वित्तीय स्थिति में राजकोषीय घाटे की अहम भूमिका होती है। राजकोषीय घाटा सरकार की आय और व्यय का अंतर है, यानी अगर सरकार की कमाई से खर्च ज्यादा होता है, राजकोषीय घाटे की स्थिति पैदा होती है। दुनिया भर की सरकारें इसे काबू में रखने की कोशिश करती हैं। मोदी सरकार इस वक्त यही कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात 1 मार्च से होने वाले बदलाव की। इस साल का फरवरी माह बीतने वाला है और जल्दी ही अगले महीने की पहली तारीख यानी 1 मार्च हमारे सामने होगी। इस मार्च को केवल कैलेंडर का पन्ना नहीं बदलेगा, बल्कि और भी बहुत कुछ बदल जाएगा। तो क्या क्या बदलाव हो रहे हैं जिनका आपकी जिंदगी पर असर पड़ सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर आम जनता के जीवन में कई बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का हमारे जीवन पर असर पड़ेगा। 1 मार्च 2021 से रसोई गैस एक बार फिर महंगी हो सकती है। दरअसल सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस की कीमतों की समीक्षा करती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इसका असर गैस की कीमत पर दिख सकता है। इसके साथ ही एसबीआई ग्राहकों के लिए केवाईसी अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही इंडियन बैंक में बदलाव किए हैं। 1 मार्च से इंडियन बैंक के एटीएम से 2,000 रुपए के नोट नहीं निकलेंगे।
जहां बैंक काउंटर से जरूर ग्राहक 2000 के नोट हासिल कर सकते हैं। वहीं 1 मार्च से टोल प्लाजा पर लोगों को मुफ्त फास्टैग भी नहीं मिल सकेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने कहा है कि 1 मार्च से ग्राहकों को टोल प्लाजा से फास्टैग खरीदने के लिए 100 रुपए देने होंगे। बता दें कि 15 फरवरी से ही फास्टैग लोगों के लिए अनिवार्य हुआ है, जिसके बाद फास्टैग को बढ़ावा देने के लिए NHAI ने मुफ्त में फास्टैग देना शुरू किया था। लेकिन अब NHAI इस सुविधा को 1 मार्च से खत्म करने वाला है। अब इन सब के बाद आम लोगों के जीवन में काफी बदलाव होंगे और कहीं न कहीं ये जेब पर भी भारी पड़ सकते हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।